हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गायत्री इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग हम बहुत इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने वाले हैं। जितने भी वीडियोस आने वाले हैं या अब आप जब देखेंगे तो मैंने रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला रीजनिंग का पार्ट रहेगा हमारा हर उस टॉपिक की थ्योरी, कॉन्सेप्ट और लॉजिक। दूसरा पार्ट रहेगा उस टॉपिक का उसके क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्री मेंस के अंदर आने वाले ऐसे क्वेश्चन जो आपको फंसा सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग रीजनिंग समझने वाले हैं और ऐसा आपने पहले कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं तब भी आपको मजा आने वाला है, और अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको दोबारा फिर कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इनइक्वालिटी, हिंदी में इसे कहते हैं असमानता। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर स्पेशली बैंक, पीओ, क्लर्क, रेलवेज के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। इनइक्वालिटीज के अंदर हम बेसिकली 3 सिंबल्स यूज लेते हैं। कितने सिंबल यूज लेते हैं? 3 सिंबल, और वो 3 यूनिवर्सल सिंबल्स हैं हमारे पास। और यूनिवर्सल सिंबल कौन कौन से होते हैं? अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पता नहीं कि इस सिंबल को कहा क्या जाता है, इस सिंबल को कहा क्या जाता है। बस हमने बचपन में इसे रट लिया। समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट की हिंदी में या इंग्लिश के अंदर इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ये सिंबल कहलाता है ग्रेटर देन। हिंदी में अगर इससे बात करें तो हिंदी में इसे कहेंगे बड़ा। ग्रेटर देन क्यों कहा जाता है, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, समझ लें आप इसे कि जब हम पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो लेफ्ट से राइट की तरफ का रहता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो ये देखें बड़े से छोटे की तरफ जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ग्रेटर देन, बड़े से छोटा। और ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं लेस देन या छोटा। क्यों? क्योंकि ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास में 3 यूनिवर्सल सिंबल्स, और वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन। इन दोनों ही सिंबल्स को मिलाकर एक नया सिंबल बनता है। उस सिंबल को कहा जाता है ये। अब बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका सही नाम है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ध्यान रखेंगे इसका सही नाम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है। इन दोनों सिंबल्स को मिलाकर एक नया सिंबल जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर। कहानी समझ में आ रही है इतनी? तो हमारे पास में अब टोटल कितने सिंबल्स हो गए सर? टोटल सिंबल्स हो गए हमारे पास में 5। पहले है 3 यूनिवर्सल सिंबल जिसे कहा गया ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, और फिर इन दोनों को मिलाकर एक नया सिंबल बना जिसे हमने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस वाले सिंबल को हमने कहा लेस देन और इक्वल टू। डन? कोई तकलीफ नहीं है, हमें आराम से समझ में आ रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। अब मेन मोटो है हमारा कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। सबसे पहले ये जो 3 सिंबल्स हैं इनके हम रिलेशंस निकालते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखें। अगर मैंने बोर्ड पर लिखा है ये, इसका मतलब क्या है? A इज ग्रेटर देन B। कंफर्म आंसर है ये, तो A B से बड़ा है। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया? A इज इक्वल टू B, A B के बराबर है। तीसरा वाला सिंबल लिख देते हैं ये, और इसका क्या मतलब है? A जो है छोटा है B
और हमारे पास में कंफर्म आंसर आ रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। ये आंसर कैसे आ रहे हैं? कंफर्म। क्योंकि हमारे पास में कंफर्म आंसर आ रहे हैं, इसीलिए इन तीनों ही सिंबल्स को कहा जाता है डेफिनेट रिलेशंस। क्या कहा जाएगा? डेफिनेट रिलेशन, निश्चित संबंध है ये। हिंदी में लिख लें निश्चित। समझ में आ रही चीज? ए बड़ा है बी से, कंफर्मली बड़ा है बी से। ए बराबर है बी के, कंफर्म बराबर है, और ये छोटा है बी के, कंफर्म रिलेशन है। इसीलिए हम इसे कहेंगे डेफिनेट रिलेशन, निश्चित संबंध। तो हमारे पास में ये जो तीन रिलेशंस हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? डेफिनेट रिलेशन। डन। अब हम बात करते हैं इनसे बनने वाले दो और रिलेशंस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और लगाना नहीं भूलेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर ये, इसका मतलब क्या होगा? ए बड़ा या बराबर है बी से। समझ में आ रहा है? ए बड़ा या बराबर है बी से। तो अच्छा, एक और चीज, ये सिंबल भी देख लो। ए छोटा या बराबर है बी से। ए बड़ा या बराबर, ए छोटा या बराबर। अब ये जो बीच में यहां पर आ रहा है ना, और या जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में कंफर्म आंसर नहीं है। ए या तो बड़ा है बी से, ए या बराबर है बी से। क्योंकि ये सिंबल हमें कंफर्म आंसर नहीं देता, इसीलिए इन दोनों ही सिंबल्स को कहा जाता है इन डेफिनेट रिलेशन, अनिश्चित संबंध। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? स्टार्ट किया था हमने तीन यूनिवर्सल रिलेशन से। ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट किया था हमने तीन यूनिवर्सल रिलेशन से। तीन यूनिवर्सल रिलेशन है हमारे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। और इन तीन यूनिवर्सल रिलेशन से दो रिलेशन और मिले हमें। पहला रिलेशन मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा रिलेशन मिला हमें लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या कहला है हमारे? इनडेफिनिट रिलेशन, अनिश्चित संबंध। क्योंकि कंफर्म रिलेशन हमें पता नहीं चलते। और ये जो है यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या कहला है? डेफिनेट रिलेशंस कहला है, क्योंकि इससे हमें कंफर्म रिलेशन पता चल रहे हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आ रही? अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ रही है तो आप पहले इसे नोट कर लें ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। अब आप कहेंगे अभी तक पढ़ाया था नहीं क्वेश्चन, देखो। वीडियो जब खत्म हो तब हम इसे सॉल्व कर पाए, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिखा है। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बड़ा, बराबर, छोटा, इन सब का करना क्या है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन सिंबल्स को समझना जरूरी है, और सिंबल्स को यूज कैसे करेंगे वो समझना और ज्यादा जरूरी है।
मेरे पास में छोटे छोटे 4 रूल्स, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल्स भी नहीं है कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बस वही हम समझने वाले हैं। डन। चलो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, रूल या कॉन्सेप्ट, आपको जो इच्छा आपको बोल सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ऑपोजिट सिंबल्स जो भी है हमारे पास, चाहे डेफिनेट है चाहे इनडेफिनेट है, ऑपोजिट सिंबल्स का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। ऑपोजिट सिंबल्स विल नेवर बी कंपेयर्ड। 4 कॉन्सेप्ट है, पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा आपका, चाहे आप कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे, चाहे आप ये रेगुलर इनइक्वालिटी करेंगे, चाहे आप रिवर्स इनइक्वालिटी करेंगे, जो इनइक्वालिटी करेंगे ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई आपको कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास में, ऑपोजिट symbols will never be compared। ऑपोजिट सिंबल्स का कभी भी आपस में कंपैरिजन नहीं होगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, चाहे पार्शियल हो या बराबर हो, ऑपोजिट सिंबल्स का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। यह है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देखिए इसका, A is greater than B and B is less than C। ऑपोजिट सिंबल्स हैं और इन ऑपोजिट सिंबल्स का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A का B से क्या रिलेशन है, तो A इज ग्रेटर देन B। अगर आपसे पूछा जाए B का C से क्या रिलेशन है, तो B इज लेस देन C। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस A का C से क्या रिलेशन है, ध्यान रखेंगे A से C तक जाने में ये दोनों सिंबल्स आएंगे और ये दोनों ही ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट सिंबल का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A का C से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर A को C से कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या बात समझ में? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में कि ऑपोजिट सिंबल्स विल नेवर बी कंपेयर्ड। ऑपोजिट सिंबल का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, और ये उसका एग्जाम्पल। डन, कोई तकलीफ नहीं। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल कहता है जब भी डेफिनेट और इनडेफिनेट रिलेशन का कंपैरिजन होगा, किसका कंपैरिजन होगा, जब भी डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंपैरिजन होगा तब आंसर हमेशा डेफिनेट रिलेशन ही आएगा। वापस से समझ लें, डेफिनेट और इनडेफिनेट का जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट रिलेशन आएगा। क्यों सर, क्यों आएगा हमेशा, समझे इसे। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं A is greater than B, B is greater than or equals to C, अब हमें इनको कंपेयर करना है। आप एक बात बताएं, ये जो रिलेशन है, ये जो सिंबल है, इसके पेरेंट सिंबल कौन है, ये बना किससे, ये बना हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू को मिला के। हाँ यार, कॉन्सेप्ट लॉजिक बता रहा हूं, समझ लें एक बार इसे। इन दोनों से मिलकर बनाइए। अब क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, होने दोनों साथ में चाहिए। अब आप एक बार इसे अलग अलग कंपेयर करें। A is greater than B is greater than C, तो A का C से क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर, और ग्रेटर को आपस में कंपेयर किया, आंसर ग्रेटर ही आएगा, तो A is greater than C। A is greater than B, B is equal to C। साहब B और C तो
क्या हो गया, ए इज ग्रेटर देन सी। दोनों ही कंडीशन के अंदर आंसर क्या आ रहा है, डेफिनेट आ रहा है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि जब भी डेफिनेट और इनडेफिनेट का आपस में कंपैरिजन करवाया जाएगा, आंसर हमेशा डेफिनेट ही आएगा। लिख लें आप ये, whenever definite and indefinite symbols are compared, answer will always be a definite रिलेशन। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख लें, जब भी निश्चित व अनिश्चित सिंबल्स का कंपैरिजन या तुलना करवाई जाएगी तो उत्तर हमेशा निश्चित संबंध ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको लगता है कि पहली बार ऐसी कोई चीज आपने पढ़ी है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा आपने, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर दें। और बहुत सारे वीडियो एकदम प्योर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो और आगे लाइन में आने वाले हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें आप, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसे मैं इसे बोर्ड से हटा देता हूँ, और बोर्ड से हटाने से पहले एक और छोटी सी चीज है जो आपको बता देता हूँ मैं। रोल नंबर 1 से हटाते हैं ताकि वो वाली साइड बोर्ड पे रह जाएगी। हमने जब शुरू किया था तो 3 यूनिवर्सल सिंबल्स बनाए थे, याद है आपको? और फिर इन दोनों से मिलाकर एक सिंबल बनाया था ऐसा, और इन दोनों से मिलाकर एक सिंबल बनाया था ऐसा। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं लेस देन, और इसे कहते हैं इक्वल टू। ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल कहलाता है इन दोनों से मिलकर बनने वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वाला सिंबल कहलाता है इन दोनों से मिलकर जो बनता है लेस देन और इक्वल टू। डन। अब ये तो है इंडेफिनिट और ये है तो इनडेफिनिट, ये 3 और ये 2, ये तो सब बहुत ही नाइंसाफी है, मामला बराबर का होना चाहिए। तो अब मामला बराबर का करने के लिए या तो इसमें कुछ जोड़ दो या इसमें से कुछ हटा दो। अब इसमें से हटाएंगे किसे सर? समझे, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ये, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा A इज ग्रेटर देन B। अगर इस B को इधर और इस A को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या मेरे ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। यहां लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन B, और अब जब मैंने इसको चेंज कर दिया तो ये हो गया B इज ग्रेटर देन A, बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। अगर मैं यहां पे लिखता हूं A इज लेस देन B, और ओरिजिनल इस स्टेटमेंट को मैं एलिमेंट्स को चेंज कर देता हूं तो ये हो गया B इज लेस देन A, ये भी बिल्कुल उल्टी बात हो गई। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसा लिख दूं तो A इज इक्वल्स टू B, A को इधर और B को अगर इधर भी लेकर आ जाऊं और ये ऐसा हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट में। और क्योंकि इक्वल्स टू के बीच में आ जाने से हमारी इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इस इक्वल टू को हम कहते हैं डेफिनेट रिलेशन। तो है, लेकिन कैसा डेफिनेट रिलेशन है? न्यूट्रल। हिंदी में इसे कहते हैं उदासीन निश्चित संबंध। ये सीन इधर या इधर वो आप अपनी हिसाब से लगा देते, ठीक? तो इसे कहते हैं न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन। इक्वल टू को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन कहा जाएगा इक्वल टू को। डेफिनेट तो है
लेकिन कैसा डेफिनेट है? न्यूट्रल डेफिनेट। ये इधर और इधर बड़े अपने दोनों साइड में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको क्या कर देता है? बराबर कर देता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 या कॉन्सेप्ट 3। रूल नंबर 3 या कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कुछ कहीं भागा दौड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। देखो कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 3 कहता है, रूल 3 कहता है कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनिट रिलेशन आ जाए और उसके पेरेंट सिंबल जो है वो कंक्लूजन में दे दिए जाए, तो आंसर हमेशा ईदर और के फॉर्म में आएगा। वापस से सुन ले एक बार, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन एक इनडेफिनिट रिलेशन हो और उसी इनडेफिनिट रिलेशन के पेरेंट सिंबल अगर कंक्लूजन में है, तो आंसर हमेशा ईदर और के फॉर्म में आएगा। समझते हैं इस बात को कैसे। एक इक्वेशन, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। एग्जांपल है a is greater than or equal to b is greater than or equals to c। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। a का c से क्या रिलेशन है? ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। साहब सुल्तान को सुल्तान से लड़वाओगे अगर तो जीतेगा कौन? दोनों में से कोई एक, सुल्तान ही जीतेगा। उसी तरीके से अगर दोनों सिंबल बराबर ही हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंपेयर करेंगे, आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। ये है हमारा स्टेटमेंट। क्या है ये हमारा स्टेटमेंट? अब नीचे कंक्लूजन कैसे आता है? कंक्लूजन के अंदर बोला जाएगा a is greater than c, a is equals to c। क्या बोला गया कंक्लूजन के अंदर? a is greater than c, a is equals to c। अब बताओ a is greater than c सही है? रिलेशन क्या है हमारा? a is greater than or equals to c और ये बोलता है साहब a is greater than c। ये तो नहीं है। रिलेशन है हमारा a is greater than or equals to c, ये बोलता है a is equal to c, केवल बराबर है, तो आंसर तो ये भी नहीं है। लेकिन ये जो greater than or equals to c है ये बना किससे? ये greater than or equal to बना किससे? इन दोनों ही सिंबल्स को मिलाकर बना है ना। अभी यही चीज थोड़ी देर पहले हमने यहां पर की थी। b is greater than or equals to c बना किससे? greater than और equals to को मिला के। उसी तरीके से a is greater than or equals to c जो है वो इन दोनों को मिलाकर बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा। तो इंडिविजुअली तो ये भी गलत, इंडिविजुअली ये भी गलत, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो या तो a c से बड़ा है या a c के बराबर है। उसी तरीके से या तो a c से बड़ा है या a c के बराबर है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए इसका एक वो लिख लें आप, एक स्टेटमेंट लिख दें। स्टेटमेंट होगा whenever there is an indefinite relation between two elements and its parent symbol is given in conclusion, then the answer will be either
हिंदी में लिख लें इसे कि जब भी दो तत्वों के बीच एक अनिश्चित संबंध होगा और उसके पेरेंट रिलेशन, पेरेंट जिससे वो बना है, वो कंक्लूजन के अंदर होंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ईदर और आएगा। एक और चीज यहीं पर मैं बता दूं, ये है बेसिक ईदर और कॉन्सेप्ट। इसका एडवांस वर्जन भी है, लेकिन वो इसके बाद में समझेंगे, पहले हम बेसिक समझते हैं। तो चलिए हमारे पास में, अच्छा एक बार पहले नोट कर लीजिए, ये जो लिखा है ये नोट करो। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, हटा देते हैं इसे बोर्ड से। तो अब तक हमने कितने कॉन्सेप्ट समझ लिए? 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? जल्दी से बताइए, पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि ऑपोजिट सिंबल्स का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? डेफिनेट और इनडेफिनेट का जब भी कंपैरिजन किया जाएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा? डेफिनेट रिलेशन ही आंसर होगा। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या था? अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनेट रिलेशन है और उसके पेरेंट सिंबल कंक्लूजन के अंदर दे रखे हैं, तो आंसर क्या आएगा? ईदर और। ये तो है सब हमारे पहले 3। लास्ट और चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा रूल समझ लें। और ये देखिए, ये सारे रूल्स नहीं है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने तो बस इनको तरीके से सजा के आपके सामने परोसा है। रूल चौथा देखें। रूल चौथा क्या बोलता है? इक्वल टू का किसी भी सिंबल के साथ में कंपैरिजन करवा लीजिए, आंसर हमेशा वही सिंबल आएगा जिसका इक्वल टू के साथ में कंपैरिजन हो रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल टू जो है हमारा, वो क्या है? न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इक्वल टू का किसी भी सिंबल के साथ में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या लेस देन और इक्वल्स टू का किसी भी सिंबल के साथ में कंपैरिजन करवा लो, आंसर हमेशा वही सिंबल आएगा जिसका इक्वल टू के साथ कंपैरिजन हो रहा है। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इक्वल टू कैसा रिलेशन है? न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन है। Whenever equal to is compared with any of the symbol, the answer will be the symbol which have been has been compared to equal to। हिंदी में लिखते हैं, जब भी इक्वल टू का कंपैरिजन किसी भी सिंबल से करवाया जाएगा, तो आंसर हमेशा वही सिंबल आएगा जिसका इक्वल टू से कंपैरिजन करवाया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है, अगर ये 4 नियम, 4 कॉन्सेप्ट, 4 रूल्स आपके समझ में आ गए हैं, तो जो हमने बात कही थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन लिखेंगे और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ये 4 चीजें पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मतलब मजा आ गया वीडियो देख के, और समझ के चीजें मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, मैं आपसे पूछूंगा और आपको बस ये बताना है कि इसका जिस भी एलिमेंट का रिलेशन मैं पूछूंगा वो एलिमेंट का रिलेशन आपको फटाफट से बताना है मुझे। ए का
ए का सी से क्या रिलेशन है? देखिए ए से सी तक जाएंगे, बीच में कितने रिलेशन आ रहे हैं हमारे पास में, कितने सिंबल्स आ रहे हैं? दो। ग्रेटर देन और इक्वल टू, डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंपैरिजन अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेट रिलेशन आएगा। तो ए का सी से क्या रिलेशन होगा? ए इज ग्रेटर देन सी। ए का ई से क्या रिलेशन है? ए का ई से क्या रिलेशन है? देखिए ए से ई तक जाएंगे तब कितने सिंबल आ रहे हैं हमारे पास में? 1 2 और 3 सिंबल आ रहे हैं। इक्वल टू क्या था? न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन था। तो न्यूट्रल डेफिनेट रिलेशन था, तो अगर मैं सी को ही ई मान लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने किया कि ए का सी से क्या रिलेशन है? डेफिनेट और इनडेफिनेट कंपेयर करेंगे तो आंसर हमेशा डेफिनेट आता है। तो ए ई के ई से बड़ा। क्या समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? मजा आ रहा है अगर तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखें, बी का एफ से क्या रिलेशन है? ध्यान से देखेंगे, बी का एफ से क्या रिलेशन है? देखिए कितने सिंबल्स आ रहे हैं बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन। इक्वल टू तो हमारा न्यूट्रल रिलेशन है, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जब बी से हम चलना शुरू करते हैं तो ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन। क्या साहब आपको दिख रहा है कि दोनों ही विपरीत चिन्ह हैं, दोनों ही ऑपोजिट सिंबल्स हैं? और हमने सबसे पहली चीज यही पढ़ी थी, ऑपोजिट सिंबल्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो बी का एफ से कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? देखो समझ में तो कहीं से भी आ जाएगा, बट मजा आना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी जो आज तक इनइक्वालिटी को रटने का काम करते थे वो रटने का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बड़े आराम से उसे समझ जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे ये 4 कॉन्सेप्ट थे। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं, ये है हमारा बेसिक थ्योरी का वीडियो। इनइक्वालिटी जो चैप्टर है ये बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन अपने साथ में लेकर आता है। सबसे पहले रेगुलर इनइक्वालिटी, उसके बाद में आती है कोडेड, और लास्ट है हमारा रिवर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्टिंग करेंगे हम रेगुलर इनइक्वालिटी से। सीखेंगे कि किस तरीके से टुकड़ों में बने हुए क्वेश्चंस की एक चेन बनाई जाती है, चेन फॉर्म की जाती है और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सेकंड है हमारा, इसमें हम समझेंगे एक गोल्डन बॉक्स मैथड, और तीसरा रिवर्स इनइक्वालिटी। रिवर्स इनइक्वालिटी हम बिना पेन बिना पेपर यूज किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद इन सेकंड्स। डन? तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर इस सेशन के अंदर आपको लगा है कि हाँ बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज मुझे बताएं कि वीडियो में अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो वो भी जरूर से बता दें, हम उसके ऊपर भी एक सेशन लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्या समझ में आया? चलिए, थैंक यू।